Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is the right in the constitution and this is the third part. इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंस देखा था कि फंडामेंटल राइट्स के क्या इम्पॉर्टेंस होते हैं और हमने ये पाया दो केस स्टडी से कि ये ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाए जिससे उनका लाइफ ईजी हो सके। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग आज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से इसको प्रोवाइड किया गया है। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैज़ राइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट। जब इंडिपेंडेंस के मूवमेंट के दौर से गुजर रहा था इंडिया, उस समय ही जो लीडर्स थे उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाए और इसके लिए द मोतीलाल नेहरू कमिटी हैज़ डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स इन 1928 और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में यानी आज़ादी से पहले ही एक बिल ऑफ राइट्स प्रस्तुत किया गया था अंग्रेज़ों के सामने और ये डिमांड उनकी थी इस कमेटी की कि इंडियंस को भी कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया और इसको खारिज कर दिया। When India becomes independent and the constitution was being prepared, there were no two options on the inclusion of the protection of the right in the constitution. लेकिन जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला और जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की बात हुई तो उस समय कोई दो ऑप्शंस नहीं थे और सबका ये मानना था कि इन फंडामेंटल राइट्स को जरूर से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल लिबर्टी के लिए उनको इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से और देश की तरफ से उनको इंश्योर किया जाता है कि ये राइट्स आपके कभी वायलेट नहीं होंगे। The fundamental rights are so important that the constitution itself ensure that they are not violated by the government। और यहाँ तक भी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार से किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि केवल फंडामेंटल राइट्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं सिटीजन्स को, इसके अलावा कुछ लीगल राइट्स भी सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड होते हैं। तो आइए समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ऑर्डिनरी राइट्स एंड लीगल राइट्स भी उसको कहते हैं एंड फंडामेंटल राइट्स। आइए देखते हैं उसको कि ऑर्डिनरी और लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं ये ऑर्डिनरी लॉज जो बनाए जाते हैं पार्लियामेंट की तरफ से, उनकी तरफ से ये प्रोवाइड किए जाते हैं। ये फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑर्डिनरी राइट्स जो हैं वो नहीं होते हैं। ये जो ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी कानून हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, जो बहुत सारे कानून हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें गवर्न होती हैं, उनमें जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं सिटीजन्स को उनको हम लोग ऑर्डिनरी राइट्स कहते हैं एंड दे आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। जो ऑर्डिनरी लॉ उसको कहते हैं जो पार्लियामेंट के उसको पास करती है, जिन लॉज को जिस पे लेजिस्लेचर लॉज फॉर्म करती है उनको हम लोग ऑर्डिनरी लॉज कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। और फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मुख्य अंतर इसमें यही है कि ऑर्डिनरी जो राइट्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के तरफ से जो लॉज फॉर्म होते हैं उनके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑर्डिनरी राइट्स में चेंज बाय लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। और ऑर्डिनरी जो राइट्स हैं इनमें कोई भी चेंजेस गवर्नमेंट ला सकती है, एक साधारण से बदलाव उसको लाने होंगे लॉज में और ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाकर ही
जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें कोई प्रावधान चेंजेस लाए जा सकते हैं, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो थी उसको 44th अमेंडमेंट में एबॉलिश कर दिया गया था इन 1977। तो हम लोग देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसमें भी चेंजिंग लाया जा सकता है, लेकिन थ्रू अमेंडमेंट्स लाया जा सकता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग किया जाता है। और जो ऑर्डिनरी राइट्स मिले हुए हैं वो गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेचर में ही उसको चेंज कर देती है। इफ ऑर्डिनरी राइट इज वायलेटेड ऑफ ए पर्सन कैन मूव टू ए ऑर्डिनरी कोर्ट। अगर ऑर्डिनरी राइट्स किसी व्यक्ति के वायलेट हो रहे हैं तो वो किसी भी कोर्ट में जा सकता है, निचली अदालत में जा सकता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो उसको लेकर के जा सकता है कि उसका जो है ऑर्डिनरी जो राइट्स है उनका वायलेशन हुआ है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, इफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए पर्सन इज वायलेटेड देन ही कैन मूव टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाज़त है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, एक ऑर्डिनरी या लीगल राइट भी उसको कहते हैं, ऑर्डिनरी राइट्स कहें या लीगल राइट्स कहें, एक तो वो होता है और दूसरा फंडामेंटल राइट्स होता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, और जो अदर कानून बनते हैं उनमें ऑर्डिनरी राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं सिटीजन्स को। ऑर्डिनरी राइट्स का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगी, ये एक लीगल राइट है कि किसी व्यक्ति को अगर पुलिस अरेस्ट करने जाती है तो वो पुलिस से डिमांड कर सकता है अपने वारंट का, कि वारंट दिखाना पड़ेगा पुलिस को। तो ये एक राइट दिया गया है, ऑर्डिनरी राइट है ये। तो ये कोई ऐसा राइट नहीं है जो फंडामेंटल राइट हो और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ में, ये ऑर्डिनरी राइट है और इसमें कभी भी चेंजिंग लाए जा सकते हैं। तो ऑर्डिनरी राइट वो होते हैं जो ऑर्डिनरी लॉज से बनते हैं, और फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। दूसरी बात है कि ऑर्डिनरी राइट्स में चेंज द लेजिस्लेचर उसमें चेंजिंग ला सकता है ऑर्डिनरी राइट्स में, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में चेंजिंग लाने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। और थर्ड है कि कोई भी वायलेशन अगर होता है ऑर्डिनरी राइट्स का तो एक व्यक्ति जो है वो निचली अदालत में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, और अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जाना कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है जुडिशरी के पास। तो आइए जुडिशरी के भी रोल को समझते हैं। नो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन अ मैनर दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट। गवर्नमेंट का कोई भी अंग हो वो इस तरह से कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है जिससे किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। जुडिशियरी हैज़ द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। जुडिशरी के कंधों पे ये जिम्मेवारी है कि अगर कहीं भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो वो उसको एक जुडिशियल सपोर्ट प्रोवाइड करे फ्रॉम वायलेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन से अगर उस जुडिशरी को दिख रहा है, चाहे लोग जुडिशरी के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के इस एक्शन से उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसमें जुडिशरी उसमें इंटरफेयर करेगी और अपना निर्णय करेगी कि क्या सही में वायलेशन हो रहा है या नहीं। अगर वायलेशन हो रहा है तो वो गवर्नमेंट को ऐसा करने से मना करेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी। एक्सिक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशरी। चाहे वो एग्जीक्यूटिव के जरिए हो चाहे वो लेजिस्लेचर के जरिए हो, अगर किसी बात से ये बात सिद्ध होती है कि पब्लिक के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा हो रहा हो या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा हो रहा हो, तो वो ऐसे कोई भी काम को इलीगल घोषित कर सकती है कि ऐसा करना इलीगल होगा। जुडिशरी को ये पावर प्रोवाइडेड। इफ दिस वायलेट द फंडामेंटल राइट्स और रिस्ट्रिक्ट देम इन एन अनरीजनेबल मैनर। ये कब होगा? ये तब होगा जब अनरीजनेबल मैनर्स से
पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो एग्जीक्यूटिव या जुडिशियरी के एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के द्वारा, तब जुडिशियरी उसमें इंटरफेयर करेगी और उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी या उसको इलीगल घोषित कर देगी। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट अनलिमिटेड राइट्स, लेकिन इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि हम ये समझे कि ये एब्सोल्यूट है और अनलिमिटेड है, इसका कहीं बोलने का अधिकार है तो है, फिर उस अनलिमिटेड बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। उसके कुछ लिमिटेशंस हैं और गवर्नमेंट इन पे कभी कभी लिमिटेशंस लगाती भी है। जैसे इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, कहीं दंगा फसाद होने की संभावना होती है, तो इन्फॉर्मेशन का हम लोगों को फंडामेंटल राइट है कि हम लोग को सूचना से वंचित नहीं किया जा सकता है, मीडिया को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कहीं देश के ऊपर कोई संकट है या कोई दंगा फसाद होने के का डर है, लोग सोशल मीडिया के जरिए कोई कुछ रेगुलेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो ऐसे में इंटरनेट को कुछ समय के लिए गवर्नमेंट जो है वो रोक देती है। तो ये सिटीजन्स के फेवर में है, हालांकि उनके फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, लेकिन ये उनके बेनिफिट के लिए लगाई जा रही है। तो ऐसे कुछ समय पे कुछ ऐसे कारणों से गवर्नमेंट जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है और उनको लिमिटेड कर सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स, ये ना तो एब्सोल्यूट है और ना ही अनलिमिटेड राइट है। गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल होता है जो भी गवर्नमेंट लगाएगी रिस्ट्रिक्शन, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होंगे ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के ऊपर कभी भी गवर्नमेंट जब रिस्ट्रिक्शन लगाएगी तो उसका कोई एक जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको जुडिशियरी का रोल भी समझ में आया होगा और सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।